नमस्कार, स्वागत है आपका पद्मेश 24/7 में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर पंचायत लांजी उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। कार्यवाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की रहे माकूल बंदोबस्त। OLX कंपनी के नाम पर 3 लोगों से की गई ठगी। मोबाइल के नाम पर आरोपी ने ठगे 90,000 रुपए। राशन दुकानों में उपजी सर्वर समस्या, हितग्राहियों की बढ़ी परेशानी। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिला राशन, हितग्राहियों में नजर आया। धोखाधड़ी से हितग्राही के बैंक खाते से निकाली गई राशि, हितग्राही ने शाखा प्रबंधक से की शिकायत। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा खैरी का मामला। रजगांव में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से ग्रामीणों में हर्ष। और अब समाचार विस्तार से। लांजी नगर परिषद के बसपा के उपाध्यक्ष के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस सहित एक निर्दलीय पार्षद द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में भाजपा कांग्रेस सहित निर्दलीय पार्षद ने अपना मत दिया, जबकि उपाध्यक्ष के पक्ष में एक ही मत मिला। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बुलाए गए सम्मेलन में SDM, तहसीलदार और CMO मौजूद रहे, जबकि सुरक्षा के लिए भारी फोर्स तैनात थी। नए पुराने सामानों को खरीदने और बेचने के लिए OLX वर्तमान में सुलभ साधन बना हुआ है, लेकिन OLX साइट पर सामान खरीदने और बेचने वालों को अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ठग लोगों का एक अंतर्राज्यीय गिरोह OLX के माध्यम से आर्मी और नेवी के ऑफिसर बन लोगों को लाखों का चूना लगाकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। यह गिरोह केवल बालाघाट जिला ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में सक्रिय है। OLX को माध्यम बनाकर लोगों को ठगने के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को थाना कोतवाली में OLX के माध्यम से ठगी करने का एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें अपने आप को आर्मी का ऑफिसर बताने वाले एक ठग ने 5,000 का मोबाइल बेचे जाने के नाम पर नगर के वार्ड नंबर 9 निवासी तनवीर अहमद से 10,000 रुपए वसूल लिए। फरियादी को ना तो मोबाइल मिला और ना ही पैसे। ठगी का एहसास होने पर फरियादी तनवीर ने कोतवाली पुलिस से लिखित शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं मामले के संबंध में की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने लोगों से सतर्क रहने का अनुरोध किया है। सर, मेरा धोखाधड़ी का केस था। तो OLX पे मैंने एक मोबाइल पसंद किया था, जिसका रेट था 10,000 रुपये ने रखा था सामने वाले ने। संजय सिंह का नाम था। बोले इंडियन आर्मी का बंदा हूँ मैं, इंदौर में मेरी एयरपोर्ट पे ड्यूटी है, तो मैं मिल नहीं सकूँगा। इसलिए उनने बोला मेरे को कि आप, हमारा सौदा हुआ 5,000 में मोबाइल का। तो उसने मेरे को बोला कि आपको मैं इंडियन पोस्ट से आपको कुरियर कर दूंगा मोबाइल, और 5,000 रुपये आप मेरे को पेटीएम कर देना। तो मैंने उसको, सौदा तो डन हो गया, लेकिन हमारी बात हुई कि 500 रुपये मैं उसको पेटीएम कर देता हूँ और वो मेरे को कुरियर कर देगा मोबाइल। तो उसने मेरे को कुरियर कर दिया, पूरी अपनी वोटर ID, पैन कार्ड सबकी वो दे दिया, फ़ोटो सेंड कर दिया, और कुरियर की भी करा, और मेरे नाम का जो बिल था उसकी भी उनने फ़ोटो सेंड कर दिया। तो उसके बाद में श्योर हो गया, तो मैंने 500 रुपये डाल दिया उसके अकाउंट में। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल 500 रुपये डाला था पहले तो, लेकिन फिर उसका कुरियर बॉय का फ़ोन आया बाद में कि सर बोले आपका मोबाइल आने वाला है, तो आपका जितने में डील हुई है आप उसका पहले पैसा पूरा पेड कर दो, उसके बाद मैं आपको मोबाइल डिलीवर करूँगा। तो मैंने आज जो है एक तनवीर कुरैशी नामक युवक के द्वारा जो है OLX पे मोबाइल ख़रीदने के संबंध में शिकायत की गई है कि OLX से उसने कोई मोबाइल 5,000 रुपये में ख़रीदा था, और डिलीवर होने के दौरान उसके साथ जो है ठगी हुई है, उस संबंध में उसने शिकायत की है। तो शिकायत जो है जांच में ली गई है, और डिटेल जैसे ही आती है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक मुकेश वाला भी मामला है, बुढ़ी निवासी, उनसे भी एक्टिवा के नाम पे OLX में ठगी की गई है। उनने भी कंप्लेंट की, उसमें अभी जो है डिटेल आना शेष है, तो जैसे ही डिटेल आ जाती है तो मामले, दोनों मामले भी जांच में है। सर, क्या अपील करना चाहेंगे जिलेवासियों से? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो कि कोई भी बैंकर आपको फ़ोन नहीं करेगा कि आप अपने ATM या बैंक खाते की या आधार कार्ड की जो भी पर्सनल डिटेल है वो शेयर करें। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। जब भी कोई व्यक्ति फ़ोन करता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अपनी जो है बैंक खाता, आधार कार्ड
या ATM कार्ड संबंधी कोई भी डिटेल जो है वो शेयर ना करें। दूसरा, ऑनलाइन परचेसिंग करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को देख लें कि जितने की चीज़ आपने ख़रीदी है उससे ज़्यादा यदि कोई पैसे मांग रहा है तो थोड़ा सा उस पर विचार करें कि जब 5,000 रुपये की कोई चीज़ है और डिलीवरी बॉय हमसे 10,000 रुपये मांग रहा है तो गलत है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि ठगी के शिकार ना हो। शासन के निर्देशों के तहत खाद्य विभाग द्वारा नगर सहित ग्रामीण अंचलों में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। वहीं इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इन सभी दुकानों में विजनटेक कंपनी की POS मशीन की व्यवस्था की गई है, लेकिन सर्वर की समस्या से हितग्राहियों को परेशान कर रखा है, जिन्हें दुकान में घंटों खड़े रहने के बाद भी राशन नहीं मिल पाया। गुरुवार को नगर से सटे कोसमी की राशन दुकान में सुबह करीब 11 बजे अचानक सर्वर डाउन हो गया, जिसके चलते खाद्यान्न वितरण प्रणाली बंद करनी पड़ी, जिसको लेकर हितग्राहियों ने नाराजगी जताई। अच्छा, यहाँ सोसाइटी आए थे आप राशन लेने, क्या दिक्कत आ रही है? 2-2.5 घंटा मशीन चली, उसके बाद फिर बंद हो गई मशीन। और मिलना ही बंद हो गया तो पब्लिक के घर चले गई। तो 50-60 लोगों ने राशन लिए होंगे अपना। कितने लोग वापस गए होंगे? कम से कम 20 से 25 लोग वापस चले गए। अच्छा, सर्वर की वजह से दिक्कत आ रही है? दिक्कत आई गई कि वापस चले गए। वहीं इस संबंध में सेल्समैन ने बताया कि मौसम के बदलाव के चलते सर्वर में दिक्कतें आ रही है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा भोपाल कार्यालय में की गई। राशन सर आज इसलिए क्योंकि सर्वे नहीं मिल पा रहा है। इसकी कहीं जानकारी दी थी अधिकारियों से या आपने किसी को? नहीं, अपने यहाँ बालाघाट में सभी जगह मशीन की प्रॉब्लम है। मशीन की प्रॉब्लम है। कब से ये दिक्कतें आ रही हैं? आज ही आई है सर। आज आई है। तो लगभग कितना अभी आपने खाद्यान्न बांटे हैं? अभी तक मैंने 70 लोगों को बांटा था, उसके बाद में सर्वे मिलना बंद हो गया। कितने घंटे से बंद है सर्वे? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, ये बताएं, ये जो सर्वर डाउन होता है उसमें क्या प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं? ये डायरेक्ट भोपाल से ही होता है सर। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? अब ये सर्वे मिलेगा, भोपाल फ़ोन करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कोई मैनुअल प्रक्रिया, ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है क्या जिसके तहत? ऑफलाइन नहीं होती, ऑनलाइन है मशीन। टोटल ऑनलाइन। इसके पहले जो POS मशीन थी वो, उसमें ऑफलाइन सिस्टम था क्या? इसमें ऑफलाइन सिस्टम था। इसमें नहीं है? इसमें नहीं। इस प्रकार की समस्या जागपुर की राशन दुकानों में भी नजर आई, जहां हितग्राही राशन को लेकर परेशान नजर आए। क्या नाम आपका? श्यामलता भीमटे। क्या परेशानी जा रही राशन दुकान में? हम 2-3 दिन से रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन हमको खाद्यान्न यहाँ से मिल नहीं रहा है। मशीन खराब है बोल रहे हैं, तो इसलिए दे नहीं रहे हैं। सेल्समैन क्या बोलता है? सेल्समैन बोलता है कि जब तक ये तुम्हारे फिंगर नहीं लगेंगे तो मैं राशन नहीं दूंगा। तो आपका फिंगर नहीं मिल रहा है? फिंगर नहीं मिल रहा है, तो हमको, हमारे मतलब ये है कि हमको लिखित द्वारा हमको राशन दिया जाए। सेल्समैन तो बोल रहे सर्वर की वजह से राशन नहीं मिल रहा है। हाँ, तो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि फिंगर की वजह से? क्या फिंगर की वजह से नहीं दे रहे? ऐसा ही। और क्या क्या परेशानी जा रही है? बस यही है कि हमें लिखित करके राशन दिया जाए। ये मशीन बार बार खराब होते रहती है और मशीन से कोई मतलब भी नहीं है। हमको लिखित द्वारा राशन दिया जाए। सर्वर बार बार सर्वर डाउन की शिकायत होती रहती है यहाँ पे। रोज आ रहे, हम अपने काम से वंचित हैं। हम लोग पूरा समय यही बैठे रहते, अभी आएगा कह के सर्वर, लेकिन सर्वर ही डाउन रहता है यहाँ हमेशा। आपका अम्मा? बाजा भाई कोबडे। क्या परेशानी जानी सोसाइटी में? 3 रोज हो गए राशन नहीं मिल रही है हमको। क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ बैठ कर खिचड़ी खा रहे हैं। क्या परेशानी है? बड़ी से हमको राशन दिया जाए। तो सर्वे नहीं मिल रहा है बोलना। सर्वे नहीं मिल रहा है तो नहीं देता बोलता है, नहीं देता कहता है। परेशानी हुई है, सर्वर नहीं मिलने के कारण सब 2 दिन से परेशान है। राशन लिखा पढ़ी से दिया जाए। सभी हितग्राही? हाँ, सब हितग्राही। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रितेश बिसेन। क्या पद? मैं विक्रेता के पद पे हूँ। ये पब्लिक कह रही कि यहाँ पर 3 दिन से हम आ रहे हैं और खाली हाथ जा रहे हैं, इनको राशन नहीं मिल रहा। क्यों मिल रहा? राशन तो मिल रहा है, लेकिन वजह क्या है कि सर्वर बहुत कम चल रहा है। सर्वर प्रॉब्लम रहती है, सर्वर चलता है तो राशन मिलता है, सर्वर बंद है तो हम भी यार लिखित नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे लिखित देने का आदेश नहीं है। तो ऐसे में फिर जो हितग्राही आ रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए?
इनको वही है कि राशन मिल तो रहा है, लेकिन वही है कि सर्वर यदि अच्छा चल रहा है तो राशन बराबर बढ़ते जा रहा है। तो थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही, 2-3 दिनों से बहुत परेशान है इधर। हाँ, तो ऊपर से सर्वर बैठा हुआ है NIC से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा खैरी में धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है, जिसके हितग्राही बाबूलाल उइके ग्राम पंचेरा समनापुर निवासी के बैंक खाते से 10-10 हजार रुपए की राशि 2 बार आहरण कर ली गई। जिसकी सूचना से अनजान हितग्राही जब अपनी पासबुक एंट्री करवाने गया तो पता चला कि उसके खाते से राशि 2 बार निकाल ली गई है। इस राशि को वापस किए जाने की मांग करते हुए हितग्राही ने शाखा प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में हितग्राही बाबूलाल ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड से आधार लिंक करवाने बैंक शाखा आया तो मैनेजर से खाते की राशि पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके खाते से 2 बार 10-10 हजार रुपए निकाल लिए गए। क्यों आए थे यहाँ पे सेंट्रल बैंक में? आप किसान क्रेडिट कार्ड में वो आधार कार्ड लिंक कराने आया था। हाँ, फिर क्या हुआ फिर यहाँ पे? आप उससे पता चला, मैंने लिंक कराया तो मैनेजर साहब से पूछा मैं खाते में कितने पैसे हैं, तो वो देखा 10-10 हजार 2 बार निकाल दिए हैं तुम्हारे खाते से। कितने पैसे हैं अभी खाते में? खाते 21 हजार। कितने थे तो आपके खाते में? 41 हजार थे। काहे के पैसे जमा किए थे आपने? ये केंद्रीय बैंक से मैंने लोन लिया था। तो आपने निकाले हैं क्या पैसे? हैं? आपने पैसे निकाले हैं क्या? केंद्रीय बैंक से निकाला हूँ मैं। अच्छा, नहीं यहाँ पैसे आपने निकाले थे क्या 10-10 हजार रुपये? नहीं। मेरा नाम शांतिलाल नागपुर है। सरपंच है आप? नहीं, मेरी पत्नी सरपंच है। अच्छा, यहाँ पर एक हितग्राही को लेकर के आया था? हाँ, हितग्राही को लेकर आया था मैं। क्या मामला है ये पूरा? ये अभी इनने परसों दिन बैंक आए थे ये, तो इनने बताया कि मेरे खाते से 20 हजार रुपया का आहरण हो गया है 10-10 हजार करके 2 बार में। तो मैंने बोला ये तो अन्याय है, तो हमारा बैंक में पैसा सुरक्षित नहीं है। फिर हमने बोला इसके मैं फिर खुद आया मैनेजर साहब से मैंने चर्चा की, तो मैनेजर साहब बोले कोई थम्मस से वैसे निकाल लिया गया। तो हमने बोला भाई ये पैसा की जवाबदारी तो आपकी है, बैंक की है। तो फिर हमने एक आवेदन बनवाया इनसे और वो आवेदन बैंक को दिया है। और मेरा ऐसा मानना है इसमें कि ये तो मामला बाबूलाल उइके जी का नहीं है, ये तो पूरे हर व्यक्तियों का है। कोई भी व्यक्ति अपने खाते में पैसा रख देता है और जब पैसा खाते में रखता है तो उसकी सुरक्षा बैंक की हो जाती है। और हम आए नहीं और बैंक से पैसा निकल जाए, यानी वो तो बैंक थोड़ी आएंगे चेक करने के लिए। बड़ा दुख का विषय है और इस मामले में सघन जांच होनी चाहिए और इसमें जो दोषी पाया जाता है उसको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वही शाखा प्रबंधक टीकाराम पराते ने बताया कि स्टेटमेंट में हमने देखा तो पाया कि विड्रॉल के माध्यम से पैसा निकाला गया है, जो कि हमारी शाखा से नहीं निकाला गया है। उच्च अधिकारियों को शिकायत की जानकारी देने के पश्चात प्राप्त आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये आज ग्राम पंचेरा के एक हितग्राही आया आपके बैंक में, लेकिन उनके खाते से 10-10 हजार रुपये 2 बार विड्रॉल कर चुका है। सर, क्या मामला है पूरा और क्या कार्रवाई की जाएगी? ये क्या है, इन्हें बोला था कि हमको स्टेटमेंट निकाल के दो करके। स्टेटमेंट में जब देखे हमने, उसमें लिखा है कि AEPS इशूअर कैश ट्रांसफर विड्रॉल करके, तो ये विड्रॉल के माध्यम से पैसा निकला है, ये हमारी शाखा से नहीं निकला हुआ है ना। तो हो सकता है कि ये एक फिनो मतलब एक ऐप आता है, उसके माध्यम से किसी ने निकला है ना। तो ये हमारे बैंक से राशि नहीं निकली हुई है। सर, जैसे उन्होंने जैसे वो खुद नहीं आया है, उनने राशि नहीं निकाली है और किसी और ने निकाली है, तो अब इस संदर्भ में आपकी बैंक के द्वारा क्या प्रोसेस होगा? अभी क्या होगा, बैंक अभी हम क्या अपने उच्च अधिकारी को इसके बारे में, शिकायत के बारे में बताएंगे, तो वो जो भी कार्रवाई करेंगे या वहाँ से हो सकता है कि वहाँ के सर्वर से कुछ पता चलेगा, तो वो आगे की कार्रवाई जो जैसा बोलेंगे वैसा बताएंगे हम आपको। तो सर, ऐसे पैसे निकल जा सकते हैं क्या बिना? ये तो अभी क्या है, डिजिटल बैंकिंग हुई तो पता नहीं क्या क्या होता है। थैंक यू। मतलब लोगों का भरोसा है सर बैंकों पर? नहीं, ये तो सही है, वो तो है बैंकों। अभी कई बार क्या है, जैसे आपने वो बोलते हैं कि किसी ने फ़ोन से बता दिया कि बोले आपका आधार नंबर बताइए या पैन कार्ड नंबर बताइए, तो उसके माध्यम से कई बार ऐसा होते आ रहा है। आप मीडिया के माध्यम से या TV के माध्यम से भी मतलब कैसा कई बार। विगत कुछ दिनों पूर्व जनप्रतिनिधियों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर को दोबारा परिसीमन कराए जाने की मांग की गई थी, जिसके संदर्भ में तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि आगामी कुछ महीनों के पश्चात नगर पालिका परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें कुछ वार्डों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा था। परिसीमन को लेकर पूर्व से ही कार्रवाई प्रचलित है और यह कार्रवाई विगत 2011 की जनगणना के आधार पर संपन्न की जानी है। फिलहाल कागजी कार्रवाई चल रही है, इसके पश्चात फील्ड वर्क किया जाएगा। सर, कुछ जनप्रतिनिधियों ने परिसीमन की मांग को लेकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, सर उसमें क्या कार्रवाई हुई? सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आगामी कुछ महीनों के बाद नगर पालिका बालाघाट के चुनाव होने वाले हैं
उसके पूर्व जनप्रतिनिधियों को जो ज्ञापन दिया गया था वार्डों के परिसीमन को लेकर, परिसीमन के संबंध में पूर्व से कार्रवाई प्रचलित है और जो परिसीमन की कार्रवाई है वो 2011 की जनगणना के आधार पर संपन्न की जानी है। इस बारे में हम जनगणना के आंकड़े हमने लिए हैं और अभी हमारा कागजी काम चल रहा है। जैसे ही हमारा पेपर वर्क ख़त्म होगा उसके बाद हम फील्ड पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सर, जनसंख्या के आधार पे अगर बात की जाए तो कितनी पॉपुलेशन अभी बढ़ चुकी होगी? अभी 2011 की जनगणना के बाद से लगभग 16% अपन मान के चले अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन बढ़ी है और कुछ वार्डों में जनसंख्या कम है, कुछ वार्डों में जनसंख्या ज़्यादा है। तो परिसीमन में निश्चित रूप से जो ज़्यादा जनसंख्या वाले वार्ड हैं वो प्रभावित होंगे, जहाँ पर कम जनसंख्या है उसको फुलफिल करने का प्रयास किया जाएगा। सर, क्या वार्ड भी बढ़ सकते हैं सर? हाँ, ऐसी संभावना है, पर तो जो भी ऑथेंटिक जो जानकारी है कि वार्ड बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे वो जनगणना के आंकड़े के आधार पर हम देख कर बता पाएंगे। सर, कब से कार्रवाई की जाएगी इसकी? ये हमारा पेपर वर्क अभी चल रहा है और फील्ड पर निश्चित रूप से विदिन 7 डेज हम इस पर फील्ड पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत जिले में सहकारिता बैंक से कर्ज लेने वाले 1,04,000 किसानों में 98,000 किसानों ने जय जवान जय किसान ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफ किए जाने के आवेदन भरा है, जिसे सत्यापित कर उसे अप्रूवल करने के लिए जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधकों को और उनके डाटा एंट्री ऑपरेटरों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई, जिसमें बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने सभी शाखा प्रबंधकों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को साइट में लॉगिन करने, आवेदनों के सत्यापन, आवश्यक दस्तावेज सहित आवश्यक जानकारी दी। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि किसान ऋण माफी की यह प्रक्रिया 5 दिनों में पूरी करनी है और 22 फरवरी से किसानों के खाते में भुगतान करना है, जिसको लेकर सभी शाखाओं में अतिरिक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी की जा रही है ताकि यह कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके। आज सभी शाखा प्रबंधक एवं उनके डाटा एंट्री ऑपरेटर को यहाँ पर जो भुगतान है ऋण माफी योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में जो भुगतान किया जाना है, उनके खातों के सत्यापन के संबंध में उनको जो सॉफ्टवेयर है उनके लॉगिन आईडी से जो ऑथेंटिकेशन करना है उसके संबंध में प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजित किया गया है। आज विस्तृत रूप से इनको उसी के बारे में पूरी समझाइश दी जाएगी कि किस तरीके से वो लॉगिन करेंगे, किस तरीके से सोसाइटी से जो ऋणी सदस्य हैं जो ऋण माफी योजना के अंतर्गत उन्होंने पूर्व में जानकारी दी गई है MP ऑनलाइन पर, उसमें जो डाटा है उनका कैसे सत्यापन करेंगे और यदि वहाँ पर किसी बिंदु से डिसएग्री करते हैं तो कैसे उसमें डिसएग्री का भी ऑप्शन है, उसमें डिटेल उसको भरेंगे कि किस कारण से वो असहमत है और इस तरीके से उनके खातों के 5 दिनों में ऑथेंटिकेशन करना है। जो ये ऑथेंटिकेशन करेंगे देन वही खातों में भुगतान की कार्रवाई आगे प्रोसेस होगी। स्टेप बाय स्टेप में 15 तारीख को प्रोविजनल। गढ़ी थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 5 वर्षीय बालक सहित एक छात्रा की मौत हो गई। मृतक राजा साहू मोहाड़ मंडला एवं 14 वर्षीय रूबी परते ग्राम रामेपुर गढ़ी निवासी है। जानकारी के मुताबिक 6 फरवरी को रूबी साइकिल से अपने स्कूल जा रही थी, तभी वहां से गुजर रहे ट्रैक्टर की टक्कर से मौके पर ही रूबी की मौत हो गई। वहीं 5 फरवरी को रात्रि में बालक राजा अपने परिवार के साथ ऑटो में अपने गांव से ग्राम पौड़ी रिश्तेदार के यहां ऑटो से जा रहा था, तभी अगनतर्रा रोड में अचानक ऑटो पलटने से बालक राजा की मौत हो गई एवं 2 अन्य लोग घायल हो गए। जिला पंचायत के सभागार में आज उद्योग एवं सहकारिता स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जो उद्योग एवं सहकारिता समिति की सभापति श्रीमती रोहिणी हरणखेड़े की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उद्योग एवं पशु चिकित्सा विभाग से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान कार्यों की प्रगति को लेकर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में चर्चा करने पर जिला पंचायत की सहकारिता एवं उद्योग समिति की सभापति श्रीमती रोहिणी हरणखेड़े ने बताया कि बैठक में उक्त विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। जिला उद्योग से जुड़ा जितना लक्ष्य था उसे पूरा करने निर्देशित किया गया। संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि बैंक से जुड़े हुए जो कार्य लंबित हैं, कलेक्टर व जिला पंचायत के CEO के माध्यम से बैंक को पत्र प्रेषित कर रुके कार्यों को पूरा कराया जाए। बैंक में जिला पंचायत के पदाधिकारी व संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे। सहकारिता एवं उद्योग समिति की बैठक हुई और इसमें उद्योग से जुड़े समस्त विभाग आए और साथ में वेटनरी विभाग वाले भी आए थे। आज उन्हीं सभी विभाग की समीक्षा हुई। कौन कौन सा प्रमुख विषय इसमें रहेगा? इसमें उद्योग से जुड़े हुए जितने भी हितग्राही थे
उनके जितने भी लक्ष्य थे वो पूरा करने के लिए हमने बोला, और जो रुके हुए रहते बैंक में तो सर से बात किया। हमने कहा कि जिस कलेक्टर सर के माध्यम से, सीओ सर के माध्यम से बैंक को लेटर प्रेषित किया जाए और जो रुके काम है उनको किया जाए। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर किरनापुर एसडीएम राजेंद्र पटले ने आज रजेगांव में गोंदिया बालाघाट एवं रजेगांव किरनापुर मुख्य सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। यह कार्यवाही आवागमन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्यवाही पर खुशी जाहिर की है। लालबर्रा स्थित कृषि विभाग कार्यालय के सामने स्थित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भंडारण केंद्र में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा पुराने खाद के स्टॉक को नए एमआरपी रेट में बेचकर मुनाफा कमाने का किसानों ने आरोप लगाया है। गुरुवार को जब कुछ किसान डीएपी खाद लेने केंद्र पहुंचे तो कर्मचारियों के द्वारा पुराने स्टॉक में रखी यूरिया एवं डीएपी खाद को बोरियों को नए एमआरपी रेट में बेचा जा रहा था, जिसका किसानों के द्वारा विरोध किया गया। वहीं पद्मेश न्यूज टीम के मौके पर पहुंचने पर मूल्य कम कर दिया गया। इस मामले में किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी, आपका परिचय? हेमंत पटले खामट। क्या समस्या है? ये सोडे की जो बोरी है एमआरपी से ज़्यादा रुपए लिया जा रहा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? ये यहाँ सोसाइटी के वाजपेयी जी हैं। तो कितना रेट लिया जा रहा है आपसे यहाँ पे? यहाँ पर बोरी में लिखा है 166 रुपये 50 पैसा, 266 रुपये 50 पैसा और काटा जा रहा है 270 रुपया यूरिया में। और सोडा में, डीएपी में पुराने रेट का सोडा है जो मतलब 1330 रुपये है, उसको 1450 में दे रहे हैं। एमआरपी उसमें 1330 है। तो पुराना माल है और नया रेट तो 1450 वही है। तो ये आप ही को दे रहे हैं कि सभी को दे रहे उतने रेट में? सभी को दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं आपको अधिकारियों, जैसे आपने बात की? बोल रहे हैं नए माल का अभी रेट बढ़ के आया है तो बेच रहे हैं, पर पुराना माल है तो पुराने रेट में बेचना चाहिए ना। आपका नाम? जी, मेरा नाम दुर्गेश कावड़े है। कहाँ से है वो आप? मैं मानपुर लालबर्रा का निवासी हूँ, निम्न स्तर का किसान हूँ। तो सर क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे? सर मुझे समस्या ये आ रही है कि आए दिन यहाँ पर एमआरपी रेट से बोरियाँ, जो सोडे की जो बोरियाँ हैं वो ज़्यादा में दे रहे हैं। जैसे पुराना एमआरपी रेट है इसका 1330 रुपये और हमसे वसूला जा रहा है 1450 रुपये। कुल मिलाकर 130 रुपये का कमीशन ही कर्मचारी लोग खा रहे हैं। जैसे अभी आपने मोबाइल में बात की अधिकारी से, हाँ जी, तो क्या बोल रहे हैं आपको? अभी वो ये बोल रहे हैं कि आपको नए एमआरपी पे सोडा मिल जाएगा। जो नया एमआरपी गवर्नमेंट से रिलीज़ हुआ है उस एमआरपी पे आपको सोडा मिल जाएगा, लेकिन हमें पुराना माल दिया जा रहा है जिस पे एमआरपी कितने का है? 1350 रुपये का है। 1330 वाले माल को ही आपको 1450 रुपये में दिया जा रहा है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो कर्मचारी कार्यरत है वो यहाँ पर आए दिन हमें नहीं मिलता, जिससे हम बात कर सके, हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो फिर आप किसके जरिए लिया पाते हैं यहाँ से? हम उनके द्वारा रखे गए उनके कर्मचारियों से जो प्राइवेट स्तर पर काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे हमें माल वितरण करवाया। रवि पंच। कहाँ रहते हो? बेलगांव। सर किस पद पे आप यहाँ पे हो? मतलब अपन प्राइवेट चौकीदार पे। प्राइवेट चौकीदार यहाँ पे। तो अभी कौन संभाल रहा है यहाँ का कार्यभार? अभी अपने वाजपेयी सर। तो अभी वाजपेयी सर कहाँ है? अभी धान के काम में गए। नहीं, तो धान के काम में गए तो किसी को सौंप के गए होंगे, किसान लोग आएंगे तो सोडा जो भी उनके खाद्य सामग्री जो दिया जाए अपन ही लोग देते हैं। आप ही लोग देते हो उसको? तो क्या जो समस्या आ रही किसानों के साथ में कि पुराने जो, लेकिन अभी क्या है सर, एक्चुअली कि अभी जो रेट बढ़ के आया है ना, हाँ जी, तो जैसे रेट पहले से बढ़ा है लेकिन अपन ने गलत रेट पे किसी को नहीं दिए। हम लोगों ने सोसाइटी भी पहुंचाए हैं, तो जो प्रिंट रेट से बिक रहा है वही रेट से बिक रहा है खाद। नहीं सर, पर अभी किसानों का कहना आ रहा है कि कम से कम बहुत से किसान आके चले गए। नहीं, अभी कोई ज्यादा किसान नहीं आए, खाली 2 किसान आए थे। हाँ जी। तो सर उनको कितने रेट पे दिया गया था? मतलब इनको मतलब उसके जो रेट है, जो अभी डीएपी का जो रेट बढ़ा है। हाँ जी, कितना बढ़ा है अभी? अभी मतलब 1450 रुपये हो चुका है और हर सोसाइटी में
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा लालबर्रा के सामने परिसर में क्षेत्रीय किसानों के द्वारा सोसाइटियों में समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की राशि को 2 माह बाद भी खातों में जमा नहीं होने से आक्रोशित होकर 6 फरवरी से जारी किया गया धरना प्रदर्शन 7 फरवरी को भी जारी रहा। चर्चा में किसानों ने बताया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा लालबर्रा अंतर्गत 9 समितियों में क्षेत्रीय कृषकों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई धान को संबंधित उपार्जन केंद्रों में विक्रय किया गया है, जिसमें जिन किसानों ने नवंबर माह में धान बेचा है उन किसानों के खातों में अब तक किसी प्रकार की राशि जमा नहीं हुई है। उनके खातों में राशि जमा नहीं होने से भारी आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर चलाने व अन्य खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। परिचय मैं तुलसीराम मुखते ग्राम ददिया का रहने वाला हूँ। वर्तमान में जनपद सदस्य हूँ, कृषि समिति सभापति हूँ। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे जो किसानों के खाते में पैसा नहीं आ पा रहा है? 2 महीने से किसान ने अपनी धान बेची। नहीं, हम लोगों ने भी धान जो बेचा है ये चुनाव के पहले नवंबर में धान बेचा है, उसका पैसा नहीं आ पाया। अभी हमको 8 दिन पहले मैसेज आया कि आपका खाता को उपार्जन केंद्र में राइट करवाइए, खाता गड़बड़ है। जबकि कोई खाता गड़बड़ नहीं है, हमने सब चेक कराए। उसके बाद बालाघाट हम लोग गए थे, केंद्रीय बैंक में धनवाल साहब से मिले थे तो उन्होंने बोला तकनीकी खराबी है। तो तकनीकी खराबी मेरा मानना है कि ये क्या सालों से तकनीकी खराबी रहेगी। जबकि 8 दिन पहले हम लोगों के ददिया से, मैं ददिया का रहने वाला हूँ, ददिया से करीब 8-10 लोग गए थे हम लोग बालाघाट। हाँ जी। तो लोगों ने 1-2 दिन में पैसा डालते हैं करके बोले थे NSL भोपाल बात करके, किंतु उन्होंने अभी तक 8-10 दिन हो गया NSL वालों पैसा, मैंने आज भी चेक करा, कोई पैसा नहीं आया है। तो क्या लग रहा है आपको? अभी ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था भी कोई बिगड़ गई, डगमगा गई बिल्कुल। तो NSL वालों हमारे कांग्रेस के भाई, मतलब NSL वालों वचन पत्र में 3 दिन में पेमेंट करेंगे कह बोल रहे थे। हो सकता है कि अब 3 साल में भी पेमेंट होता है कि नहीं, तो ये मुझे अंदाज नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम हेमू डांडे, ग्राम पंचायत टेक्निकल। सर क्या समस्या है? समस्या हुई है सर, 2 महीना हो गया हमने धान बेचे, अभी तक खाते में हमारे पैसा नहीं आया। तो सर आप कब से बैठे हो यहाँ पे? ये है कि सर बच्चा मेरा दूसरी क्लास में, आज मास्टर ने उसको भगा दिया। गोकुल में बच्चा जाता है स्कूल, फीस नहीं पटाने के कारण मास्टर ने भगा दिया है। अब क्या होगा मेरे बच्चे का भाई? तो ऐसे में क्या कर रहे हो सर आप अभी? ऐसे में अब वही भूख हड़ताल में बैठे हैं सर। जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी हमारी। तो अभी तक कोई अधिकारी भी आपके पास नहीं है? कोई अधिकारी नहीं आया सर। सर आपका नाम? वेद सिंह ठाकुर। सर क्या समस्या लेके आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? भैया हम लोग किसानों के जो हमने सोसाइटी में धान दिया है, पर्ची में लिखा है कि 7 दिन में भुगतान हो जाएगा। पर्ची में लिखा है कि 7 दिन में भुगतान हो जाएगा, पर 2-2 महीने हो गए जिनका भुगतान नहीं हुआ है। सर क्या लग रहा है आपको, क्या मंशा है सरकार की? मंशा क्या है? सरकार की मंशा तो पता नहीं, मगर किसान अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहा है कि मैं ठग गया हूँ। खर्चे के लिए पैसा नहीं है। मार्केट में भी जाएंगे आप, मार्केट भी पूरा सुनसान है। कोई खरीदी तो कहाँ से खरीदेगा भाई? पैसा ही नहीं आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि भैया शासन ने ध्यान दें कि किसानों से जो मांग लिया गया है उसका पेमेंट जल्दी से जल्दी कराएं तो अपनी जिंदगी संवर सकेगा। नगर के भाजपा कार्यालय में गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा की अहम बैठक आहूत की गई, जिसमें मुख्य तौर पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लता एलकर, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष वीणा कनौजिया सहित सिवनी जिले के भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के संबंध में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती एलकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। आज महिला मोर्चा की बालाघाट और सिवनी विधानसभा की बैठक यहाँ पर महिला मोर्चे की आयोजित की गई है, जिसमें महिला मोर्चे के दोनों जिले से जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी, हमारे मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और विधानसभा के प्रभारी जो बनाई गई, इन सबको आमंत्रित किया गया है। और पूरे फरवरी महीने के जो हमारे कार्यक्रम हैं, जिसमें हमको बूथ तक जाना है, उसकी जानकारी भी दी है और उस पर विचार विमर्श चल रहा है कि उसको कैसे करेंगे, जिसका संयोजन कैसे करेंगे। वहीं सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष व लोकसभा प्रभारी श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक तैयारी के मकसद से इस बैठक का आयोजन किया गया है। हमें प्रदेश नेतृत्व के जो आदेश हुआ है
कि जो फरवरी में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं महिला मोर्चा के द्वारा, जैसे 12 फरवरी को कार्यक्रम है मेरा परिवार भाजपा परिवार, तो उसमें 12 फरवरी को 9 बजे सुबह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अमित शाह जी के द्वारा वे स्वयं अपने घर से भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगाएंगे, स्टिकर लगाएंगे और इस देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह पूरा कार्यक्रम हर मतदान केंद्र तक यह कार्यक्रम होगा समस्त बहनों के द्वारा। नगर के भाजपा कार्यालय में बुधवार को भाजपा की संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, लोकसभा विस्तारक नवल श्रीवास्तव सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा को लेकर आवश्यक रणनीति तैयार की गई। हमारे 4 ग्राम केंद्र हैं उसके 4 ग्राम केंद्र थे और पालन आएगा ये तो मैं हूँ अभी वहाँ में ये और एक मौसम आगे 4 अंग्रेजी में कहते हैं 79 कोई व्यक्ति परिवार का मर जाता था उसके अंत्येष्टि के 5,000 देना पड़ता था, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार ने 5,000 रुपये सीधे बंद कर दिया और गरीबों को 5,000 रुपये। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये संगठनात्मक बैठक हमारे लोकसभा की दृष्टि से विस्तारक और हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी पूर्व मंत्री की विशेष उपस्थिति में रखी गई। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा सभी कार्यकर्ताओं का संकल्प है हमारे यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प को लेकर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने दिए हुए वचन पत्र में वादा खिलाफी की है और लगातार कर रही है। वादा खिलाफी तो अपनी जगह है, लेकिन आज ऐसी जनहितकारी योजनाएं जैसे संबल कार्ड धारियों को जहां कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ करने के लिए बोली थी, आज उनका संबल कार्ड धारियों को 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के बिल पहुंचाए जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। फिर वहीं हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही जो राह तक रहे हैं, जिनके खातों में पैसा आना था, आज वो भी कहीं ना कहीं उनसे अछूते हैं। तो इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी बालाघाट नगर में आगामी समय में संगठन का मार्गदर्शन लेकर करेगी। वारासिवनी स्थित श्री राम मंदिर में बुधवार को वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रमुख तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद बोध सिंह भगत सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय दिए गए। इस बैठक में मौजूद सांसद श्री भगत ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से लोकसभा चुनाव जीता जाएगा। ये अब जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां के उद्देश्य से यहाँ पर सब बैठक आयोजित की गई विधानसभा क्षेत्र की, उसमें हमारे जो मंडल है, तीनों मंडल, उसमें सब हाजिर हुए हैं और सब कार्यकर्ता आए हैं और चुनाव संबंधी बैठकें चल रही कि लोकसभा चुनाव में हमको विजय श्री हासिल करना है। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनी, किन कारणों से हम हार गए और अब आगे कैसे हमको ये फतह हासिल करना है, जीत हासिल करना है। वहीं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रदीप शरणागत ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर 13 फरवरी को वारासिवनी में युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। बैठक का जो मुख्य जो फोकस है कि आगामी 13 तारीख को बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में एक युवा संसद का कार्यक्रम होना है और जिसका केंद्र बिंदु है वारासिवनी, और ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर वारासिवनी में 13 तारीख को होने वाला है, जिसमें बड़ी संख्या में बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के युवा वर्ग इसमें भाग लेगा। वहीं युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष वैभव पवार, सिवनी के पूर्व विधायक नरेश दिवाकर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। युवा टाउन हॉल का एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में एक साथ होगा। इसके पहले विधानसभा चुनाव में हमने एक कार्यक्रम तय किया था और ये कार्यक्रम की
इसका ही हमने विधानसभा को माना था, परंतु इस बार हमने तय किया है, भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया, चूंकि इस कार्यक्रम को पूरे देश भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इसलिए कार्यक्रम डिसेंट्रलाइज होकर जितने नीचे तक हो सकता है, यदि विधानसभा से नीचे मंडल और मंडल के नीचे पंचायत और बूथ स्तर तक हम इन कार्यक्रमों को जितनी आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। सिर्फ हमको एक टीवी आगामी कार्यक्रम में हमने जो हमारा प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व है उनने 2 तरह के कार्यक्रम तैयार किए हैं, एक जिला स्तर पर और दूसरा लोकसभा स्तर पर। तो लोकसभा स्तर के कार्यक्रम की तैयारी हम यहाँ कर रहे हैं, और जो क्योंकि बालाघाट लोकसभा में 2 जिले आते हैं, सिवनी और बालाघाट, इन 2 जिलों के अलग अलग कार्यक्रम भी कुछ होने, उन दोनों की जानकारी हमें आज की बैठक में रखने वाले। शिव साई सेवा समिति आजाद चौक द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी साईं बाबा की पालकी रथ यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक नीलू पिपलेवार ने बताया कि शिव साई सेवा समिति द्वारा यह आयोजन विगत 5 वर्षों से किया जा रहा है। 6 फरवरी की शाम को भव्य साईं पालकी निकाली गई, जो आजाद चौक से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए शिव साई मंदिर पहुंची, जहां श्री साईनाथ को चादर चढ़ाई गई। इसी कार्यक्रम के तहत आज 7 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बूढ़े, बच्चे और युवाओं सहित माताओं बहनों ने श्री साईनाथ के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। तेरे नाम के दीवाने हो गए, शिव साई सेवा समिति द्वारा 5 वर्षों से साईं चादर अर्पण शोभा यात्रा और विशाल भंडारा के साथ भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। आज यहाँ पर आज़ाद चौक में साईं भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है, और कल 6 तारीख को विशाल जुलूस से बाबा को चादर अर्पण करते हुए शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो बहुत धूमधाम से कार्यक्रम सफल हुआ। आज भंडारे का आयोजन है और हम सभी लोगों को यहाँ साईं भक्तों को भंडारे के लिए आह्वान करते हैं, और उनके सहयोग के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति ने चरित्र के शक पर अपनी पत्नी से मारपीट कर महिला को घायल कर दिया। बीती रात यह वारदात नागपुर के कलमना में हुई। घायल महिला श्रीमती सुनीता बावने ग्राम सिहोरा बालाघाट निवासी को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। शहर को व्यवस्थित रूप देने और दुर्घटनाओं को रोकने के अहम मकसद को लेकर गुरुवार को कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में नगर के काली पुतली के पास सड़क किनारे लगी दुकानों को हटाकर उद्यान की जगह को खाली करवाया गया। इस दौरान फुटकर व्यापारियों में असंतोष दिखाई दिया, लेकिन थाना प्रभारी की समझाइश पर व्यापारियों ने दुकानें हटाने के लिए राजी हो गए। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के पूर्व आज दोपहर यातायात अमले के द्वारा मार्किंग कर सड़क किनारे लाइन खींची गई थी। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी श्री ठाकुर ने कहा कि दुकानदारों को समझाइश देकर दुकानों को पीछे हटवाया गया है। ये जो काली पुतली चौक जो है मेन चौराहा है, और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो अतिक्रमण में रखी हुई हैं, तो और जो भी ग्राहक आते हैं तो वो रोड पे गाड़ियाँ लगा के खड़ी करके छोड़ के चले जाते हैं, जिससे जो है अक्सर जो है एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। तो कभी भी जो है बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। तो इसके कारण जो है कल जो एसपी साहब के द्वारा पूरे शहर का निरीक्षण किया गया था और दौरा करके तो कुछ निर्देश दिए गए थे। तो उसी संबंध में इन लोगों को बताया गया कि ये जो खाली पड़ी जगह है, फिलहाल अपनी दुकानें यहाँ जो है किनारे से लगा लें, जिससे शहर थोड़ा सा व्यवस्थित भी हो जाएगा, और जो ग्राहक आने वाले हैं और जो दुकानदार हैं इनके भी जो है वाहन की पार्किंग व्यवस्थित हो जाएगी सभी की। वहीं जिला फुटकर व्यापारी संघ के पदाधिकारी मोहम्मद सईद खान ने कहा कि दुकानदारों को रोजगार करने व्यवस्थित स्थायी जगह दी जाए। अब यहाँ पर अभी हमको पता चला है कि टीआई साहब बोल रहे हैं कि ये जो रोड के किनारे जो दुकान लगाई हुई है तो इसका मूल गार्डन की तरफ कर ली जाए। और अब यहाँ तक कि हमारी नॉलेज के अंदर में यह है कि ये दान किसी की हुई है, ये जगह किसी की दान की गई हुई है। आज तो हम अपना ठेला इधर कर लेते हैं, मगर भविष्य में हमको कभी ना कभी फिर हटाना पड़ेगा। तो हम ये
चाहते हैं शासन से कि हमारे को एक फुटकर व्यापारी को व्यवस्थित जगह गुमटियाँ बनाकर आवंटित की जाए, एक व्यवस्थित जगह के ऊपर में हमको रोजगार करने के लिए जगह दी जाए। हम यही चाहते हैं कि बार बार हमारे को ये अतिक्रमण का सामना ना करना पड़े, यही हमारा शासन से भी निवेदन है। और हमारा कलेक्टर साहब के यहाँ भी ज्ञापन वगैरह दिए है, तो हमको ये पता चला है कि ये बस डिपो के अंदर में हमारे को गुमटियाँ बनाकर दी जा रही है। मगर मेरा इस मीडिया के माध्यम से यही निवेदन है कि हमारे को एक व्यवस्थित मार्केट दिया जाए जहाँ पे हमारा रोजगार चल। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने गुरुवार को नगर के अंबेडकर चौक पर माता रमाई जयंती समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर माता रमाई और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनके द्वारा त्याग और समर्पण को याद किया गया। वहीं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया लालबर्रा तहसील की गठित की गई नई कार्यकारिणी का स्वागत व सम्मान किया गया। इस जयंती समारोह में संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के संदर्भ में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चरणदास ढेंगरे ने आवश्यक जानकारी दी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय चरणदास ढेंगरे जी, साथ ही जिला अध्यक्ष आदरणीय R.K. कठाने साहब, जिनके माध्यम एवं जिला सचिव सम्मानीय प्रमोद चौहान जी, सम्मानीय भारती साहब, इसी कड़ी में मैं इन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ। वह इनका फूल माला से स्वागत करेंगे। समस्त अतिथि यहाँ पर स्थानीय अंबेडकर चौक में माता रमाई अंबेडकर, जो कि हमारे महामानव, हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता, इनकी जीवन संगिनी, इनकी पत्नी माता रमाई अंबेडकर जी, जिन्होंने जिनका जीवन संघर्षमय त्याग और बलिदान की मिसाल है, और उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष के कारण ही बाबा साहब एक मजबूत, और बाबा साहब जिन्होंने पूरे देशवासियों के लिए एक संविधान बनाकर देश के समस्त नागरिकों के लिए संवैधानिक अधिकार दिए। उन्होंने आधुनिक भारत निर्माण बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन सब के पीछे माता रमाई, जो बाबा साहब की जीवन संगिनी है, उनका ही हाथ है, उनका ही उद्देश्य है, क्योंकि उन्होंने ही अपना जीवन एक मोमबत्ती की तरह जलाकर। माता रमाई अंबेडकर की जयंती गुरुवार को जिले भर में बौद्ध अनुयायियों द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर बौद्ध विहारों में विविध कार्यक्रम किए गए। माया नगरी भरवेली के बौद्ध विहार में कार्यक्रम आयोजित कर माता रमाई को याद करते हुए उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक उपासिकाएं मौजूद रहे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर पंचायत लांजी उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। कार्यवाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के रहे माकूल बंदोबस्त। OLX कंपनी के नाम पर 3 लोगों से की गई ठगी। मोबाइल के नाम पर आरोपी ने ठगे 90,000 रुपए। राशन दुकानों में उपजी सर्वर समस्या, हितग्राहियों की बढ़ी परेशानी। घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिला राशन, हितग्राहियों में नजर आया। धोखाधड़ी से हितग्राही के बैंक खाते से निकाली गई राशि, हितग्राही ने शाखा प्रबंधक से की शिकायत। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा खैरी का मामला। रजगांव में की गई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से ग्रामीणों में हर्ष।
तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।